हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एट होम। मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग लगातार मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टुडे इट इज़ माय फिफ्थ पार्ट। आई एम गोइंग टू गिव यू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी तक आपने 4 पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से वॉच किया है। मैं चाहता हूं कि आप और इसी तरह से मेरे पिछले और मेरे आगे आने वाले वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें, तभी आप मेरे दिए हुए कंटेंट्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इन माई लास्ट वीडियो आई टॉट यू अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने अभी तक 4 वीडियोस दिए हैं और मैं अपने लास्ट 4th वीडियोस में आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के विषय में एक एक्सप्लेनेशन दिया था। एंड टुडे I am going to give explanation on 2 topics. First one is the France become a constitutional monarchy, and the second one is France abolishes monarchy and become a republic. So without any wasting time, let's start now. My first topic is France become constitutional monarchy. In my last video, मैं अपने 4th वीडियो के लास्ट में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि लुईस 16 रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट बताया था कि लुईस 16 ने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया और नेशनल असेंबली को भी एक मान्यता दे दी। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट किया? 1791 में। चेंजेस आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आने के बाद कुछ बदलाव हुए। जिस परिस्थिति से वो वहाँ का शासनकाल चल रहा था उसमें कई बदलाव देखने को मिले। वो बदलाव कौन कौन से थे? फर्स्ट, पॉइंट बाय पॉइंट आई विल गो। फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। मोनार्चियल गवर्नमेंट तो था ही फ्रांस में, लेकिन अब वो कैसा है? अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, यानी कि अब वे संवैधानिक हो गए। अब राजा जो है अगर कोई भी फैसला लेना होगा तो उसे संविधान के तहत, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सोच विचार करके ही कोई नया निर्णय लेना होगा। सेकेंड पॉइंट इज द डिवीजन ऑफ पावर। जो सारे अधिकार केवल राजा के पास था, अब उनके अधिकारों को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिए गए। यहाँ मैंने क्या मेंशन किया है? नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। क्यों? टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग। राजा के पावर को लिमिट करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था 1791 में। तो डिवीजन ऑफ पावर 3 भागों में बांट दिए गए। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मीन्स व्हाट? हु कैन मेक द लॉ। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स व्हाट? एग्जीक्यूटिव मीन्स हु इम्प्लीमेंट द लॉ। एंड जुडिशियरी मीन्स जुडिशियरी हु कैन गिव द जजमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 भागों में है ना पावर्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द डिक्लेरेशन ऑफ सम राइट्स। अब जब संविधान बना तो संविधान के बनने के साथ साथ लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार भी दिए गए। वो अधिकार कौन से थे? राइट टू लाइफ, यानी कि अब जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो अपने स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं अपने तौर तरीकों से। फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने का मतलब है कि अब आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार अब है। थर्ड वन इज द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहने का मतलब है कि लॉ के आगे, यानी कि नियम कानून के आगे अब हम सब लोग सेम हैं, इक्वल है। चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, महिला हो, पुरुष हो, ऑल आर इक्वल इन बिफोर द लॉ। फोर्थ पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन कहने का अर्थ यह है कि अब आप अपने राय विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को दे सकते हैं, आप अपने बातों को बता सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप जो देख रहे हैं, दीज आर द 4 राइट्स विच कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू द सिटीजन। नेक्स्ट, एक्टिव सिटीजन्स गॉट द राइट टू वोट।
अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है बच्चों, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन गॉट द राइट टू वोट, एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार मिल गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि हु आर कॉल्ड एज द एक्टिव सिटीजन्स। तो एज यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड हियर ऑल मैन, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ बोला मैन, आई एम नॉट इंक्लूडिंग द वुमेन्स हियर, all men above 25 year of age who can pay at least 3 days of labor wages as tax। हर पुरुष जिसकी उम्र 25 वर्ष या 25 वर्ष से ज़्यादा है ना, सिर्फ उन्हीं को एक्टिव सिटीजन्स में रखा गया जिनको वोट देने का अधिकार भी मिला। अब वो 25 वर्ष से तो ऊपर के हो गए, लेकिन साथ ही साथ आपको लेबर के 3 दिन के बराबर का आपको टैक्स भी करने होंगे। अगर आप ये सारे कैटेगरी में हैं तो यू आर कंसिडर्ड एज एक्टिव सिटीजन। एंड नाउ पैसिव सिटीजन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्टिव सिटीजन्स मीनिंग। नाउ द पैसिव सिटीजन्स, तो अब यहाँ एक्टिव सिटीजन्स में जितने लोग आ गए उनके अलावे जो बचे, दे आर नाउ प्लेस्ड इन पैसिव सिटीजन। वो क्या कहलाए? पैसिव सिटीजन्स कहलाए। Now student, as I have mentioned about the active citizens and I also explained about what is active citizen. Now let's see how they work. हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक्टिव सिटीजन्स कैन चूज 50,000 इलेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एक्टिव सिटीजन्स जो है वो तकरीबन 50,000 इलेक्टर्स को चुनते हैं। फ्रॉम 50,000 इलेक्टर्स, फ्रॉम 50,000 इलेक्टर्स को चुनते हैं और फ्रॉम 50,000 इलेक्टर्स 745 मेंबर्स वेर चूजन फ्रॉम देम। अब उन 50,000 इलेक्टर्स में से 745 मेंबर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली में चुने जाते हैं। हु कैन कंट्रोल द किंग एज वेल एज द मिनिस्टर्स। अब ये जो मेंबर्स आप देख रहे हैं 745 मेंबर्स, These are chosen from the नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली से इनको चुना गया। अब यही जो है वो राजा को और साथ ही साथ मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब है कि वो उनको एडवाइस देंगे, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग में मिनिस्टर्स और जो किंग है वो वर्क करेंगे, वो उनके हिसाब से अब चलेंगे, क्योंकि राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दिया है, यानी कि अब राजा को संवैधानिक तौर पर चलना पड़ेगा, अपनी मनमानी अब वहाँ नहीं चलेंगी। नाउ द किंग वॉज हैविंग ओनली वन पावर लेफ्ट विच वॉज द वीटो पावर। अब राजा के पास क्या है? तो सिर्फ एक वीटो पावर रह गया। डैट मीन्स नथिंग कैन हैपन विदाउट हिज विल। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कदम, कोई भी नए फैसले अगर लिए जाएंगे तो उसमें राजा की इच्छा का होना जरूरी है। ना 2 more points आर लेफ्ट हियर। फ्यूडल प्रिविलेजेस विड्रॉन लैंड ऑफ द चर्चेज। जो भी फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, जो शानो शौकत जो मिल रहे थे, वो सब आपसे हटा लिए गए, आपसे छीन लिए गए और चर्च के ज़मीनों को क्या कर लिया गया? सीज कर लिया गया। नेक्स्ट वन इज़ द नेशनल असेंबली हैज़ गॉट द पावर टू मेक द लॉ। अब लॉ बनाने का सारा अधिकार जो है वो नेशनल असेंबली के पास चला गया। अब नेशनल असेंबली जो चाहेगी, जैसा चाहेगी, उसके अनुसार लॉ बनाए जाएंगे। Now students, after discussing the France become a constitutional monarchy, here is my second point, which is France abolishes monarchy। फ्रांस ने क्या किया? मोनार्ची को बिल्कुल बेदखल कर दिया, उसको हटा दिया एंड बिकम रिपब्लिक। और क्या हो गया? एक रिपब्लिक। लुइस 16 स्टार्टेड प्लानिंग विथ ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया टू डिसमिस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल असेंबली। अब जब लुइस 16 के पावर्स को लिमिट कर दिए गए, उनके पावर का डिवीज़न कर दिया गया, तो इस चीज़ से लुइस 16 एकदम बौखला गया था। उसे इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस बात से काफ़ी जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, बिल्कुल बौखलाया हुआ था। तो उसने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के साथ गुप्त रूप से प्लानिंग करने लगा ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस कर सके और साथ ही साथ नेशनल असेंबली को भी ख़त्म कर सके। सेकेंड पॉइंट, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। इस बात का भनक नेशनल असेंबली को पड़ गया और उसने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध जारी कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया उसने। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स केम सिंगिंग द मार्शलेज। यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
बहुत सारे वॉलंटियर्स, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम अदर रीजन कमिंग फ्रॉम volunteers came singing the Marseillaise. Marseillaise, what? It was a song type. It was written by the Roget L. Islay. Important thing is that here, students, Marseillaise become a national anthem of France after. बाद में फिर Marseillaise को फ्रांस का नेशनल एंथम घोषित कर दिया गया, जो आज भी है। अगेन इकोनॉमिक डिफिकल्टी अरोज इन फ्रांस। अब जब जब युद्ध होगा तो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो गड़बड़ाएंगे ही। तो फ्रांस ने जब ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के खिलाफ, नेशनल असेंबली ने जब ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो युद्ध के हालात के दौरान क्या हुआ कि यहाँ के इकोनॉमिकल स्थिति जो है वो फिर से एक बार बिगड़ गई। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द इकोनॉमिकल डिफिकल्टी it resulted as the formation of many clubs. जैकोबिन क्लब was one of them. उनमें से ही एक क्लब था जिसका नाम दिया गया था जैकोबिन क्लब। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर became the leader of जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के लीडर किनको बनाया गया? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर को। अब ये जैकोबिन क्लब था क्या? तो Jacobin club was a club in which the people of different views comes together, tell their different opinion so that government can pay the attention to their points. ये एक ऐसा तरह का क्लब बनाया गया जिसमें अलग अलग व्यूज़ के, अलग अलग ओपिनियंस के लोग आते हैं, अपने विचारधारा को रखते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है उनके पॉइंट्स पर अटेंशन दे और उसके अकॉर्डिंग सोच विचार करे। तो स्टूडेंट्स, जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन कर दिया गया और जैकोबिन क्लब के लीडर जो है वो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर को बनाए गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब यूज सम यूनिक कॉस्ट्यूम, है ना। वो जैसे अलग अलग फील्ड में आप देखते होंगे लोग जो है वो अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स का उपयोग करते हैं। उसी तरह जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, वो एक खास तरह के कॉस्ट्यूम का उपयोग करते थे जिनको कहा जाता था सैंस culottes. On 10th of August 1792, the members of the club attacked the Tuileries Palace. 10 अगस्त 1792 में क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने ट्यूलेरीज पैलेस पर आक्रमण कर दिया, उस पर अटैक कर दिया, एंड मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड, और राजा के जो अंगरक्षक थे उनकी हत्याएं कर दी गई। एंड अरेस्टेड द रॉयल फैमिली, और राजा को, राजा के साथ साथ उसके पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। नेशनल असेंबली वाज एबोलिश्ड, और इस तरह से नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दिया गया, उसको एंड कर दिया गया। एंड न्यूली इलेक्टेड बॉडी कॉल्ड, और नेशनल असेंबली को ख़त्म करके उसके जगह पर एक नए बॉडी तैयार किए गए, उसका नाम दिया गया क्या? कॉन्वेंशन। आफ्टर द एंड ऑफ द नेशनल असेंबली, है ना, नेशनल असेंबली को ख़त्म करने के बाद उसी के जगह पर एक नया बॉडी, इलेक्टेड बॉडी रिप्रेजेंट कर दिए गए, जिसको कॉन्वेंशन नाम दिया गया। लुइस 16 चार्ज्ड विद द ट्रेजन एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। लुइस 16 को उन पर चार्जेस लगे ट्रेजन का, और फिर उन्हें सेंटेंस टू डेथ, यानी कि उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। एंड ऑन 21 ऑफ जनवरी 1793, और 21 जनवरी 1793 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डीला कॉनकॉर्ड। डीला कॉनकॉर्ड में पूरे पब्लिक के बीच चौराहे में लुइस 16 का कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। आफ्टर पब्लिकली execution of Louis 16, as a result we can see here the monarchy was fully abolished. मोनार्ची को पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए। फ्रांस बिकम द रिपब्लिक। अब फ्रांस जो है वो अब मोनार्चियल कंट्री ना रह करके अब एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। पीपल विथ एज 21, यहाँ आप देख रहे हो 21 ईयर्स, ऐसे लोग जिनकी उम्र अब 21 वर्ष, और 21 वर्ष से अगर आप ऊपर के हैं, एंड अबव गॉट द वोटिंग राइट्स। मैंने अभी पहले आपको पढ़ाया था एक्टिव सिटीजन्स में ओनली मैन वेयर गिवन द राइट टू वोट, और साथ ही साथ वहाँ आपको मैंने एज मेंशन किया था 25 ईयर। यहाँ आप देख सकते हो कि 21 वर्ष और 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को अब वोटिंग राइट्स दे दिए गए।
So this is all I have today, students. I taught you 2 points today. France become constitutional monarchy. Second point I taught you, France abolished the monarchy and become a republic. I hope, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को पूरी तरह से वॉच करें, उसे लाइक करें और उसे जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल्स तक उसको शेयर करें, है ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की आप लोग कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। रिमेन हेल्दी एंड फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।